हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर के बारे में सीटेट के। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि जुलाई में किस तरह के हिंदी के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राइमरी जूनियर सभी के लिए, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे पहले गद्यांश होता है, उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं जो कि आपको बताने होते हैं। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ईजी होता है। हमारा गद्यांश है कि मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें। दाद दें मतलब दाद का झुल्ली कुछ नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि हमें सम्मान दें, हमें जो अच्छे काम करते हैं उनकी प्रशंसा करें। दूसरी ये है कि हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें और उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा क्या करें, अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसे उठेगा, खिल उठेगा। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसा हो जाता है, फूल जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वे हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का कैसे होता है, भूखा होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए होती है, प्रशंसा चाहिए होती है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना छोटा आदमी हो। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के कैसे पहुंच जाएंगे, निकट पहुंच जाएंगे। दूसरे की भावनाओं को ठीक ठाक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, व्यवहार कुशलता। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। ये तो ये हमारा गद्यांश था। यानी कि जीवन में क्या होता है कि प्रशंसा के सभी भूखे होते हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो। आपने देखा भी होगा किसी की प्रशंसा करो तो आप उसके कैसे पास में चले जाते हो, अगर उसकी बुराई करोगे तो वो आपसे मित्रता करना नहीं चाहेगा। तो उसी के आधार पर हमें इसकी व्याख्या के आंसर जो है वो देने हैं, उसी के आधार पर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की कौन सी दो मूल प्रवृत्तियां, उसने बताया था ना कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं, तो है वो कौन सी दो। पहला कह रहा है कि मनुष्य की तारीफ सुनना और दूसरों द्वारा उनकी कमी महसूस होना, और दूसरा कह रहा है कि आत्म प्रशंसा में विमुग्ध रहना, दूसरों की निंदा करना बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं बताया था कि दूसरों की निंदा करो। तीसरा कह रहा है कि अपने गुणों की कद्र करवाना, दूसरों को प्रेम करना, ये भी नहीं था। चौथा कह रहा है कि स्वयं की प्रशंसा सुनना और दूसरों की प्रशंसा करना, तो ये भी नहीं था। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसने बताया था ना कि स्वयं की तारीफ सुनना और दूसरों द्वारा उनकी कमी महसूस होना ही क्या था, मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां थीं। ठीक है, हमारा व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य की कितनी प्रवृत्तियां थी, तो दो थी। कौन कौन सी थी, पहला था स्वयं की तारीफ सुनना और दूसरा था कि उन दूसरों द्वारा उनकी कमी को महसूस होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सम्मान करना, ऑप्शन बी है सच्चाई का साथ, ऑप्शन सी है स्नेहपूर्ण व्यवहार और ऑप्शन डी है उपहार देना। तो व्यवहार की कुशलता में क्या शामिल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपहार देना, क्योंकि व्यवहार की कुशलता में पूछा है शामिल क्या नहीं है। तो सम्मान करना शामिल है, सच्चाई का साथ देना शामिल है, स्नेहपूर्ण व्यवहार शामिल है, उपहार देना ये शामिल नहीं है। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार व्यवहार देना व्यवहार की कुशलता में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि दूसरों की सदा प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरा है कि दूसरे की भावनाओं को हमेशा समझना चाहिए, तीसरा है कि दूसरों की सदा सेवा करनी चाहिए और चौथा कह रहा है कि दूसरों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो बताइए समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। गद्यांश में कहा गया था कि दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार प्रशंसा, ऑप्शन ए है कि केवल लोभी व्यक्ति चाहता है, ऑप्शन बी है दूसरों को अहंकारी बनाती है, तीसरा है कि सच्चे हृदय से करनी चाहिए, ऑप्शन डी का व्यक्ति के सामने कभी ना करें। बिल्कुल गलत बात है। उसने हमसे कहा था कि लोभी, लालची, अच्छा, बेकार सभी व्यक्ति प्रशंसा चाहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। व्यक्ति के सामने कभी ना करें, बिल्कुल नहीं, हमें तो बताया था कि करनी चाहिए। दूसरों को अहंकारी बनाती है, ये भी गलत है। तो सच्चे हृदय से करनी चाहिए। प्रशंसा कैसे करनी चाहिए, सच्चे हृदय से, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः मनुष्य को किस चीज की जरूरत होती है। ऑप्शन ए है प्रेम, प्रशंसा, प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है स्नेह, सामान, सरलता, ऑप्शन सी है सम्मान, समान, सानिध्य, ऑप्शन डी था फल, फूल, फर्ज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। इसकी जरूरत किसे होती है, व्यक्ति को हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मनुष्य को कब खुशी मिलती है। ऑप्शन ए है जब कोई आपसे सलाह मांगता है, ऑप्शन बी था जब कोई आपसे उपहार देता है, ऑप्शन सी था जब उन्हें कोई अभाव देता है, ऑप्शन डी था जब उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब उनसे कोई सलाह मांगता है तो उन्हें कैसी होती थी, खुशी होती थी। ठीक है, कि दिल कैसे खिल उठता है का भाव है, ऑप्शन ए है फूल जाना, ऑप्शन बी है हृदय की विशालता, ऑप्शन सी है प्रसन्न होना और ऑप्शन डी है अहंकार आना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसन्न होना। दिल कैसे खिल उठता का भाव होता है प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। ये प्रवृत्तियां ऑप्शन ए है कि ऊंचे पर आसीन लोगों में होती हैं, ऑप्शन बी है अभावी से ग्रस्त लोगों में होती हैं, ऑप्शन सी है सभी मनुष्यों में होती हैं और ऑप्शन डी है आत्मविश्वास से युक्त लोगों में होती हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी मनुष्यों में होती हैं। मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई थी और प्रवृत्तियां किस में होती थी, सभी व्यक्तियों में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाद देने का अर्थ है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें बताया गया था दाद देना, उसका मतलब क्या होता है, दाद था खुजली कष्ट नहीं होता, होता क्या है, भेंट देना होता है, प्रशंसा करना होता है, संतावना देना होता है कि सम्मानित करना होता है। सही आंसर होता है ऑप्शन बी प्रशंसा देना। ठीक है, दाद देने का अर्थ मतलब होता है प्रशंसा देना। फिर हमारा काव्यांश है और काव्यांश इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। काव्यांश और गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उड़की गलेंगी, वित्तियां ये लोह की रज में मिलेंगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादर, तिमिर को अब हम ऊषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। कवियों में मातृभूमियों के लिए कौन सा शब्द आया है, ऑप्शन ए है बंदनी, ऑप्शन बी है ऊषा, ऑप्शन सी है जननी, ऑप्शन डी है श्रृंखलाएं। तो मातृभूमि के लिए आया है जननी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक काव्यांश में मातृभूमि के लिए जननी शब्द आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है, ऑप्शन ए है कि विपन्नता को संपन्नता में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना, ऑप्शन सी है आसमान को लालिमा से भर देना, ऑप्शन डी है कठोर परिश्रम से लोहे को गलाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना ही कविता का मुख्य स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप से उड़की गलेंगी पंक्ति में ताप से अभिप्राय है, ऑप्शन ए है देशभक्ति का प्रबल भाव, ऑप्शन बी है देश हृदय का घोर तप करना, ऑप्शन सी है बंधन की बेड़ियों को समझना और ऑप्शन डी है लोहे को बहुत गर्म करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय का घोर तप करना। श्रृंखलाएं ताप से उड़की गलेंगी पंक्ति में ताप से अभिप्राय होता है हृदय का घोर तप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में तिमिर देश का प्रतीक है, ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी है परतंत्रता, ऑप्शन डी है संध्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंधकार। कविता में तिमिर अंधकार का प्रतीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि उषा का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी है भोर, ऑप्शन सी है शाम, ऑप्शन डी है मंजरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोर। उषा का समानार्थी शब्द भोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बादल खिलाना का भाव है, ऑप्शन ए है स्वयं का बलिदान करना, ऑप्शन बी है बादलों में लाल रंग भरना, ऑप्शन सी है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन डी है शत्रुओं को रंजित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं का बलिदान करना। ठीक है, उपयुक्त कविता में लाल बादल खिलने का भाव होता है स्वयं को बलिदान करना। कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, ऑप्शन ए है भाषा की संरचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है भाषा के साहित्य का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है भाषा के बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। बताइए विद्यार्थी भाषा कैसे अर्जित करते हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके जो शिक्षार्थी होते हैं वो भाषा को अर्जित करते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल विविध हैं। ऑप्शन ए है पढ़ना सुनना, ऑप्शन बी है सुनना लिखना, ऑप्शन सी है बोलना लिखना, ऑप्शन डी है पढ़ना बोलना और लिखना। तो बताइए इनमें से कौन सी व्यक्ति भाषाई कौशल से संबंधित हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बोलना और लिखना। व्याख्या कह रही है कि बोलना और लिखना भाषाई कौशल व्यक्ति से संबंधित किससे हैं, भाषाई कौशल से। भाषा कौशल के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जैसे कि सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाषा कौशल के कितने कारक होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। भाषा जो होती है वो अभिव्यक्ति का साधन होती है और इसका माध्यम कौशल होता है। और इसका क्या माध्यम होता है? कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति से दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थों का विश्लेषण करना। ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी है क्रिया वैकल्य, ऑप्शन सी है गणना वैकल्य, ऑप्शन डी है पठन वैकल्य। यानी कि कोई स्टूडेंट्स है वो ये जो अपेक्षित गद्य से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थों का विश्लेषण करने में असमर्थ है तो वो किस विकलांगता से पीड़ित होने की उसे संभावना है? तो हमारा सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पठन को वैकल्य। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पाठ्य सामग्री से अर्थ को ग्रहण करना, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना पठन वैकल्य की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, तो हमारी लिखित सामग्री होती है उसको पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क कह रहा है कि भाषा कार्यात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। पहला है कि यह दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि ये आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है और आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ये गलत है लेकिन आर सही है। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, भाषा को जो कार्यात्मक मॉडल होता है वो किससे संबंधित होता है? संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है। तर्क कह रहा है कि जो भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक बुनियादी गतिविधि होती है उनको करने का क्या होता है? एक माध्यम होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है क्योंकि भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषण क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाषा जो होती है वो कार्यात्मक अर्थों की जो अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको करने का क्या होती है? एक मीडियम यानी कि माध्यम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? ऑप्शन ए है वर्णनात्मक लेखन, ऑप्शन बी है विवरणात्मक लेखन, ऑप्शन सी है वृत्तांत लेखन, ऑप्शन डी है तार्किक लेखन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णनात्मक लेखन। ठीक है, वर्णनात्मक लेखन एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे पर, विषय पर और उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वर्णनात्मक लेखन एक ऐसी विषय उन्मुख लेखन शैली होती है जो कि किसी मुद्दे पर, विषय पर, उस वर्णनात्मक लेखन एक निबंध शैली होती है। जो निबंध शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। भावनात्मक होती है, विचारात्मक होती है और वर्णनात्मक होती है। इसमें जो विवरणात्मक होती है वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन, इस सभी लेखन की क्या होती है? एक शैली। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को क्या कहते हैं? शैली। जहाँ परमार्जित भाव और परमार्जित भाषा का मेल होता है और वही कहलाती है शैली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? ऑप्शन ए है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है मौन तरीका, ऑप्शन सी है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत जिन्हें किया गया है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सामुदायिक भाषा अधिगम। ठीक है, इनमें से सामुदायिक भाषा अधिगम है ये भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत इसे मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में क्या किया गया है? उद्धृत
किया गया है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामुदायिक भाषा अधिगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोट, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी है रूब्रिक, ऑप्शन डी है परियोजना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। ठीक है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो कि एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की जो प्रगति होती है और उसकी जो उपलब्धि होती है उसको प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? नहीं पूछा है, वो भी उपकौशल। ऑप्शन ए है कि किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, ऑप्शन बी है वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्त की पहचान और ऑप्शन डी है अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना और अर्थ ना समझ पाना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षरों और शब्दों के ध्वनि को उच्चारित कर पाना और अर्थ ना समझ पाना है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अक्षरों और शब्दों की ध्वनि को उच्चारित कर पाना पर अर्थ को ना समझ पाना ही पठन का जो उपकौशल है वो नहीं है, जबकि अन्य सभी पठन के उपकौशल हैं। अर्थ और भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशेष सूचना देखना चाह रहा था, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है बारीकी से पठन, ऑप्शन बी है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन सी है अंतरपाठी पठन, ऑप्शन डी है व्याख्यात्मक पठन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बारीकी से पठन। अगर वो विशेष सूचना देखना चाह रहा है तो बारीकी से पठन कर रहा है और सिर्फ एक बार देखे और देख देख कर आगे बढ़ाता रहे तो वो सरसरी तौर पर होता है। ठीक है, लेकिन विशेष सूचनाएं देखना होता है बारीकी से पठन। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त प्रकार के पठन को बारीकी से पठन कहा जाएगा। बारीकी से पढ़ने का संबंध होता है गहन पठन से, जिसका अर्थ होता है कि किसी विषय वस्तु को कैसे समझना, गहराई से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, लेखन का संपादन करे और अंततः अंतिम में अंतिम प्रारूप लिखे। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है लेखन का उत्पादन उपागम, ऑप्शन बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी है उद्देश्य के लिए लिखना और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी आधारित लेखन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लेखन का प्रक्रिया उपागम। एक टीचर है वो अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने जो विचार है उनको एक जगह लिख ले, एक रूपरेखा को तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, फिर उसका संपादन करे, फिर अंतिम प्रारूप लिखे। ये अध्यापक लेखन की प्रक्रिया उपागम का प्रयोग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त संदर्भ संबंध में अध्यापिका लेखन का प्रक्रियाउपागम का प्रयोग कर रही है। प्रक्रियाउपागम क्या होता है कि स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास के लिए विभिन्न चरणों के अनुसार लेखन की अनुमति भी देता है। ये चरण एक विशिष्ट क्रम में शामिल होते हैं जो कि है पूर्व लेखन, प्रारूपण और संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों दो के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वे पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वे समय और काल के रूप में नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है व्याकरण का अभ्यास ड्रिल, ऑप्शन बी है अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग, ऑप्शन सी है गहन व्याकरण अभ्यास और ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग। अगला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी हमेशा साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है दृश्यात्मक पहचान, ऑप्शन डी है पठन में कठिनाई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। कक्षा 6 का जो टीचर है रहीम, उसने महसूस किया है कि उसका जो एक स्टूडेंट है वो अपने साथियों की तुलना में जो भी समय होता है वो अधिक लेता है किसी चीज़ को पढ़ने में। क्या है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो शब्दों के हिस्से करने में क्या महसूस करते हैं? डिफ़िकल्टी। इस कमी को हम डिसलेक्सिया कहेंगे। वही तारे ज़मीन वाला आंसर होगा। वही तारे ज़मीन वाला उदाहरण आपको याद होगा कि ईशान अवस्थी जो होता था वो प्रॉब्लम फेस करता था किसी भी चीज़ को समझने में, वैसे ही कर रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में शिक्षार्थी डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। डिसलेक्सिया होता क्या है? अपठन या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता होती है। किससे? अधिगम से संबंधित, पढ़ने से संबंधित विकलांगता होती है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या फिर लिखित भाषा के दृश्यों के अंकन की कठिनाइयों के रूप में करते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या होती है? ये कमी होती है जो सुसंगत रूप से लिखने की जो क्षमता यानी कैपेसिटी होती है उसको प्रभावित करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, ऑप्शन बी है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। जो नियमित अंतराल होते हैं उन पर शिक्षार्थी का क्या करना? आकलन करना। हमारी व्याख्या भी कह रही है अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एक स्टूडेंट है यानी एक बालिका है, वो क्या भारत में रहती थी लेकिन वो अमेरिका चली गई। उसने जितने भी सब्जेक्ट थे वो अमेरिका की लैंग्वेज में ही उसे पढ़ाई गई। तो शिक्षण की ये प्रक्रिया कहलाती क्या है? ऑप्शन ए है निमंजन, ऑप्शन बी है द्विभाषावाद, ऑप्शन सी है बहुभाषावाद, ऑप्शन सी है एकल भाषावाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निमंजन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निमंजन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोता या डुबकी लगाकर स्नान करना अर्थात अवगाहन। निमंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवगाहन यानी कि गोता या डुबकी लगाना। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। किसी विषय में निमग्न या लीन होना निमंजन एक शिक्षण प्रक्रिया होती है जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद किसी अदर लैंग्वेज में शिक्षा उसे प्रदान की जाती है तो उस प्रक्रिया को ही निमंजन शिक्षण विधि के अंतर्गत हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भों, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, ऑप्शन सी है भाषा के द्वारा संदर्भ और ऑप्शन डी है संदर्भ समुची भाषा में है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विज्ञान यानी कि साइंस, गणित, मैथमेटिक्स, सामाजिक ज्ञान में विचार, संकल्पनाएं और अर्थों को बताने के लिए हम जब भाषा का वैज्ञानिक उपयोगी रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सुबह 8 बजे हम प्राइमरी लेवल के और रात 8 बजे हम जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं, उन्हें देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। और कल से आपकी जो CTET के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें भी देख लेना अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।